स्वागत है आप सभी का। जल्दी से सभी लोग कनेक्ट कर लो। एक सेकंड के लिए रुकिए, मैं क्लास लगा रहा हूँ। एक सेकंड के लिए रुकिएगा। इतने सभी को आने दो। आप लिंक शेयर कर दो इतने टेलीग्राम में। इतने मैं क्लास को कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, आप जल्दी से कनेक्ट कर लो। 1 मिनट रुकिएगा बस। आगे हो क्या? अभी कितने लोग आ गए हैं देख लेता हूँ। अनवी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुमेध, हर्ष, आशीष, प्रणाम। आप लोग आ गए हो? चलो बढ़िया है, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आप सभी जानते हैं आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी में हम देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी देख रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन मिलेंगे वो इंडियन ज्योग्राफी पे भी मिलेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको बोलते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट से बैक टू बैक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। क्लाइमेट का आप देखेंगे, अगर आप उसमें जाएंगे पर्यावरण में, है ना, एनवायरनमेंट में जाएंगे तो वहाँ भी क्लाइमेट चेंज वाला मुद्दा आपके सामने बना रहता है। उसी तरीके से सेम ये टॉपिक है जो आपके सामने मैं आज लेकर आया हूँ। क्लाइमेट क्लाइमेट भी आपके सामने हमेशा बना रहेगा। ठीक है, जय हिंद कल्पना, गुड मॉर्निंग। ताहुरा, अनवी, जय हिंद। चलिए आप जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। संजय भी आ गया। संजय, चलिए लिंक शेयर कर देना। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक है ना, और ये पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये किसके लिए? पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पीटी के लिए भी प्लस मेंस के लिए भी, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा आप मैपिंग करते हैं, जो आप मैप करते हैं ना, मैपिंग करते हैं, आपने देखा होगा आप लोग मैपिंग करते हैं, आप जनजातीय खोजते हैं, ना जाने क्या क्या वहाँ पर खोजते हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह मिलेगा, है ना। ये टॉपिक आपको हर जगह मिलेगा, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस वाले टॉपिक के लिए। ज्योग्राफी ज्योग्राफी में एक टॉपिक मैंने पहले आपको करा दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है मानसून। पहले ये बताओ, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, क्या आप लोगों को समझ में आया वो होमवर्क? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बता दो, जो होमवर्क मैंने दिया था क्या आपको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं आई होमवर्क में? एकदम बढ़िया था होमवर्क। समझ में तो आ रहा है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं उस्मानी, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार दिक्कत हो जाए तो कोई बात नहीं, कोशिश करो टाइम पे क्लास रहेगी तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो, अगर ज्योग्राफी को आपको अच्छे से पढ़ना है तो एनसीईआरटी की बुक इसमें बहुत आपको मदद करेगी।
एनसीईआरटी की बुक जो है ना वो बहुत अच्छी दी गई है, मैंने खुद उसको पढ़ा है, बहुत अच्छी बुक है। लेकिन वो हेल्प के लिए, याद रखना, उससे आपका यूपीएससी कवर नहीं होगा, वो केवल हेल्प के लिए, तो आप उसका यूज केवल हेल्प के लिए करेंगे। उसके बाद आपकी जो बढ़िया बुकें हैं आप उनको पढ़ लेना, एनसीईआरटी हेल्प के लिए लेना, ताकि आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आने लगे कि मानसून क्या होता है, पवनें क्या होती है, जेट स्ट्रीम क्या होती है। वंदना गुड मॉर्निंग, रमेश गुड मॉर्निंग। तो वो आपको मदद करेगी। 11th क्लास की एनसीईआरटी जो मेरे को अच्छी लगी, 11th और 12th, ये दो बुकें अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी बुकें हैं, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बुक है। अभी मैं उसी का उदाहरण दूंगा। देखो, उसमें एक मैप दिया हुआ है, याद रखना, मैप, जो मैप दिया हुआ है ना, इसमें जो मैप दिया हुआ है वो बहुत शानदार मैप है। अगर आप देखेंगे 11th 12th पे, तो बहुत शानदार मैप दिया हुआ है, रिवर का मैप दिया हुआ है, मतलब हर टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और बिल्कुल वहां पर क्वेश्चन का आंसर लिखने का क्या पैटर्न होता है वो भी वहां पर दिया हुआ है। ग्राफ में किस तरीके से हम लोग अपने आंसर को लिख सकते हैं। देखो, एनसीईआरटी हर कोई पढ़ा देगा, लेकिन एनसीईआरटी का यूज क्या करना है, उससे क्या सीखना है, ये नहीं बता पाएगा कोई भी। वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे मेरे को अच्छी लगती है 11th 12th की। गुड मॉर्निंग प्रियंका। चलिए 1 मिनट रुकिए, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार एनसीईआरटी से रूबरू करा दूं, क्योंकि एनसीईआरटी आपको जब बताऊंगा ना वो शायद आपको समझ में आएगी। अभी तक आपने किससे क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो आप देखना किस तरीके से आपको एनसीईआरटी का यूज करना है। एक एक करके देख लेते हैं। जैसे ये है भाई हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, आपके सामने। अभी एक एक करके हम इसको देखते हैं क्या है इसमें और किस तरीके से हमें इसको पढ़ना है। अब देखो, ये पहला टॉपिक हमारा शुरू हो गया। ये भारत की स्थिति के बारे में बता रहा है। भारत की क्या स्थिति है, कौन कहाँ पर लोकेशन क्या है भारत की। अब इसको देखो, ये मैप है, ये मैप दिख रहा है आपको, कितने बढ़िया तरीके से मैप दे रखा है। यूपीएससी में आप देखेंगे इसी तरीके से आपको मैप में से आंसर मिल जाएंगे। आप देखो किस तरीके से लद्दाख को ले, है ना, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, शिमला, तो ये इसकी राजधानियां दी हुई हैं। अभी चलता हूं मैं, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, मैं आपको बता रहा हूँ इसको किस तरीके से आपको पढ़ना है। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी मैं वहां जा रहा हूँ जहां मुझे जाना चाहिए। आज जहाँ का टॉपिक है इसको पढ़ो। ये बहुत शानदार मैप है और यूपीएससी में हर साल यहाँ से इससे संबंधित क्वेश्चन रहता है। केवल आप एक बार इसको देख लो ताकि आपको पूरे इंडिया की सिचुएशन मिल जाए। इसमें आपको देखो बहुत अच्छे से देखना है आप लोगों को, ये बहुत बढ़िया मैप दे रखा है एनसीईआरटी में। वो कहते हैं ना कि पढ़े तो पढ़े कैसे, तो ये पढ़ने का सबसे शानदार तरीका है एनसीईआरटी। इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं हो सकता। देख रहे हो कितने बढ़िया तरीके से यहाँ एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। देख रहे हो, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी, है ना, शिवालिक रेंज, ये देख रहे हो कितनी शानदार तरीके से दी हुई है। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर रिवर, रिवर कितने बढ़िया तरीके से दे रखी है। आप देखो, अगर इसको मैं ऐसे काट दूं, आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, इसको मैं अगर यहां से काट दूं इस तरीके से, इस तरीके से काट दूं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये पूरा रिवर आपको, बंगाल की खाड़ी वाली रिवर और इधर वाली रिवर पूरी दिख जाएगी एक लेयर में। इसमें अगर काट दूं, लेयर का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि 1 मिनट रुकेगा, अभी आपको बता रहा हूं। जैसे कि ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, तो मैं रिवर को, ये उत्तर है ना, ऐसे उत्तर से इसको ए ऐसे काट दूं, ये इधर जाएगी, इधर से फिर ये ऐसे जाएगी,
और इस तरीके से इसको काट दूं तो इधर वाली रिवर सारी अरब सागर में गिरेगी और इधर वाली सारी रिवर कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। इस तरीके से आप इसको पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। अभी दिखाऊंगा, हो सकता है एनसीईआरटी में भी ये मैप हो, अभी देख लेते हैं। बहुत बढ़िया मैप दे रखा है, आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो तो ये वाली बुक पढ़ लेना। यहाँ देखो कितने बढ़िया से दे रखा है, धौलागिरी माउंटेन, माउंट एवरेस्ट, कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। K2 देखो ऊपर दे रखा है, K2 लूनी रिवर, देख रहे हो ना कितने बढ़िया से, और इसकी सहायक रिवर भी आपको बता रखी है। जितने भी पठार वगैरह है कितने अच्छे से दे रखा है। इसको बोलते हैं एनसीईआरटी। अब आपको एनसीईआरटी, अब देखो नीलगिरीस, बैक टू बैक यहाँ से क्वेश्चन रहता है। ये देख रहे हो पश्चिम घाट, आप देख रहे हो ये वाला पश्चिम घाट कितना शानदार दे रखा है, एक एक चीज को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इनकी हाइट वाइज एकदम बढ़िया तरीके से दे रखा है। अभी चलते हैं, देखता हूँ कोई और मैप ऐसा मिल रहा है। ये देख रहे हो ऊपर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने कहा ना ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है, तो यहां से आपको बैक टू बैक क्वेश्चन मिलेंगे। अभी देख रहा हूँ शायद कोई और क्वेश्चन मिल जाए ऐसा। ये देखो नॉर्थ ईस्ट का कितने बढ़िया से दे रखा है। मैं केवल आपको एनसीईआरटी के बारे में बता रहा हूँ, कैसे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और उसमें क्या क्या जरूरी चीजें हैं। अभी देखो ये देखो जैसलमेर का कितना बढ़िया दे रखा है, ये द्वीप का दे रखा है कितना बढ़िया दे रखा है। 9 डिग्री चैनल, ये वाला डिग्री चैनल, सब यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन किए हुए हैं। ये देखो ये वाला आ गया, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था रिवर। इसको देखो सबको दिख रही है कि ये रिवर, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ क्या सबको दिख रहा है ये। दिख रहा है ना सबको। ये देखो किस तरीके से, ये देख रहे हो ये लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन आपको दिख रही है या नहीं, ये वाली लाइन आपको दिख रही है, ये दिख रही है। यही वो एरिया है जो आपको बता रहा है कि इधर वाली रिवर सारी की सारी कहाँ कहाँ गिर रही है, सारी की सारी गिर रही है बंगाल की खाड़ी में, और इधर वाली रिवर जितनी भी गिर रही है वो सारी की सारी कहाँ पर, ये वाली जो जितनी भी रिवर है ना इस साइड से, इधर वाली रिवर जो भी आप देख रहे हो, ये वाली रिवर जितनी भी इस साइड की रिवर है वो सारी की सारी कहाँ गिर रही है, ये वाली सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, और ये वाली सारी की सारी कहाँ गिरेगी, अरब सागर में, या विलुप्त हो जाएगी लूनी की तरह, या तो विलुप्त हो जाएगी या फिर अरब सागर में गिरेगी। ये है पूरे एनसीईआरटी का सार जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये वाला मैप आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से देख लेना। वो कहते हैं ना एनसीईआरटी पढ़ा तो कोई देगा लेकिन यूज करना आपको नहीं समझ में आएगा। देख रहे हो ना कितने बढ़िया से एक एक रिवर दे रखी है। अभी कल ही मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था ना 2017 का, देखा था कैसे बैक टू बैक यहां से क्वेश्चन आता है रिवर को लेकर। महानदी वगैरह, गंगा कोसी वगैरह सब आपको मिलेगी। कोसी रिवर आपको कराया था ना, कराया था ना, बंगाल की, बंगाल में जाती है कोसी रिवर, कराया था ना, कितने बढ़िया तरीके से आपको कराया था। तो ये सब टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसके बिना आप एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी हर कोई कह देगा लेकिन कैसे पढ़ना है ये कोई नहीं बताएगा। अब देखो पूरा मैप दे रखा है, मैं पूरे मैप से आपको एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा, मुझे इस कंटेंट की भी जरूरत नहीं है, केवल मैप मैप से पूरी एनसीईआरटी मैं आपकी कवर कर दूंगा। इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज का टॉपिक हमारा इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे दिखानी पड़ रही है एनसीईआरटी। अभी एक दो चीजें और आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होगा जलवायु, ये जो हमारा टॉपिक है ना यही मैं आपको करा रहा हूँ, जलवायु, यही हमारा टॉपिक है ना, और ये आपका कोर एरिया है, आप समझ रहे हो, ये कोर एरिया का टॉपिक है। अभी इसको देखते हैं, भागना मत, अभी एक एक करके मैं आपको पूरा टॉपिक समझा रहा हूँ। यही टॉपिक हमें समझना है, यही टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। शुक्र है ये आ गया। देखो ये है जेट स्ट्रीम, पश्चिमी जेट स्ट्रीम, जिसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। ये क्या है, जेट स्ट्रीम।
इसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। ये तो केवल मैं दिखा रहा हूँ, ये हवा का तंत्र दिखा रहा हूँ, किस तरीके से हवा नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट, वेस्ट कैसे घूमती है। ये पूरा स्ट्रक्चर केवल एक मैप के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। देख रहे हो पूर्वी जेट, और वो वाली हमने देखी थी पश्चिमी जेट, जेट स्ट्रीम। मानसून के बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि भारतीय मानसून क्या है और किस तरीके से भारतीय मानसून काम करता है। ये देखो पूरा मानसून आपको दिखा रखा है किस तरीके से भारतीय मानसून काम करता है। ये वाला बहुत बढ़िया चैप्टर है, आप एनसीईआरटी से करना चाहें तो आपको बहुत मदद मिलेगी। हाई प्रेशर क्या है, लो प्रेशर क्या है, आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। केवल एनसीईआरटी इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ाना होता है। ये मैप के माध्यम से बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। देखो ये पूरा जो वर्षा का पैटर्न है, याद रखना हमारे देश में कब क्या उगता है, कब क्या उगता है, ये सब बारिश पर निर्भर करता है। आप समझ रहे हो, ये पूरे बारिश का पूरा पैरामीटर तैयार किया गया है। कहाँ कितनी बारिश हो रही है, ये लद्दाख में देख रहे हो ना कितनी कम बारिश होती है। लद्दाख सबसे ऊंचाई का डेजर्ट है एक तरह का, है ना। ये देखो पूरा यहाँ पर पूरे अच्छे तरीके से दे रखा है। 400 से अधिक बारिश आप देख लो इस वाले एरिया में होती है यहाँ पर। और कहाँ होती है भाई, यहाँ होती है, क्या नाम है, यहाँ देखो यहाँ होती है। और इसके अलावा यहाँ पश्चिमी घाट पर होती है ना। यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है भारत में, इसी को डार्क किया हुआ है। और सबसे कम जो बारिश होती है, इसको देखो कहाँ होती है सबसे कम, तो यहाँ आपको मिलेगी। क्योंकि यहाँ पश्चिमी पठार का क्या है, अवरोध है। अवरोध होने के कारण यहाँ कम बारिश होती है। और उत्तर में आप देखेंगे कहाँ पर, ये वाला राजस्थान का एरिया, ये ऊपर लद्दाख वाला एरिया है, यहाँ पर कम बारिश होती है। बाकी पूरे भारत में लगभग बढ़िया बारिश होती है। ये बारिश का पूरा पैटर्न आपको समझाया गया है, जो आज मैं आपको कराऊंगा अभी। ये देखो ये पूरे साल भर की वर्षा के बारे में बताया, पूरे 1 ईयर की। पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप देख लेना। पूरा चैप्टर बहुत बढ़िया से दे रखा है। अभी आपको करा रहा हूँ, भागना मत कोई भी, कभी भाग जाओ। ये तो केवल मैं एनसीईआरटी आपको दिखा रहा हूँ कि एनसीईआरटी में आपको कैसे करना है। देखो वर्षा जब आप जान लोगे तब आपको पता लगेगा वहां पर वनस्पति क्या क्या होती है ना। तो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, कौन से पर्णपाती वन है, ये सब मैं आपको आज करा दूंगा। समझ में आया सभी को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऐसे पूरे टॉपिक को आपको पढ़ना है। ये टॉपिक तब समझ में आएगा जब बेसिक नॉलेज आपके पास होगी। मैं ये जान के चलता हूँ कि कुछ ना कुछ आपने जरूर पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल 0 बटे नील बटे सन्नाटा हो गया आप, 0/0 थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा ना भारत के मानसून के बारे में। नहीं भी पढ़ा होगा इतना तो आपको करंट अफेयर में मानसून के बारे में पता लग जाता है, क्या है मानसून, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है, जिसका मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। ठीक है, तो जो नियमित अंतराल पर हवा की दिशा के मौसमी उल्टाव की विशेषता है, यानी मौसम से संबंधित जो भी एक्टिविटी होती है वो सब मानसून कहलाती है। मानसून का मतलब आप सभी जानते हैं, भारतीय मानसून क्या है, हवा के रुख का बदलना। आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, मौसम एक वैश्विक घटना है। याद रखना मौसम एक वैश्विक घटना है, पूरे विश्व में घटित होती है। ये कोई एक नई बात तो है नहीं, जो कई कारकों को प्रभावित करती है, जो अभी तक पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। याद रखना अभी तक मौसम के बारे में पूरी तरह से समझ किसी की भी नहीं है। अभी लेटेस्ट रिसर्च में पता लगा है कि तिब्बत का पठार भी भारतीय मॉनसून को क्या करता है, प्रभावित करता है। इससे पहले नहीं पता था किसी को। लो नीनो अल नीनो का जो प्रभाव है वो तिब्बत के पठार से भी पड़ता है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है और किस तरीके से वो काम करता है। आगे क्या करा, वास्तविक जो मानसून बारिश का मुख्य रूप दक्षिणी एशियाई को कवर करती है, जिसका प्रतिनिधित्व भारत, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, है ना, ये सारे देश करते हैं। तो मानसून मेनली क्या, साउथ एशिया को कवर करती है, जिसमें आप देखेंगे साउथ एशिया के जितने भी देश हैं
भारत, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और दक्षिण पूर्व एशिया के हिस्से। तो ये सब क्या है, मानसून को प्रभावित करते हैं। अब भारतीय मानसून एक महत्वपूर्ण जलवायु घटना है जो उपमहाद्वीप में मौसमी वर्षा लाती है। ये आप सभी को पता है, ये बेसिक फैक्ट है, केवल आपको समझाने के लिए मैंने दिए हैं ताकि आप एक नॉर्मल से स्टार्ट करो, एक एडवांस तक पूरे मानसून के बारे में आपको पता रहे। आगे क्या कह रहा है, ये देश की जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो यहाँ है, ये देश के एग्रीकल्चर इकोनॉमी समग्र आजीविका को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आपको लग रहा होगा मानसून क्या है भाई, बारिश ही तो है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक आईएएस को क्यों पढ़ाया जा रहा है बारिश के बारे में। अच्छा, काली काली टी शर्ट से छुट्टी मिली है। नहीं, एक कोड तो मुझे रखना पड़ेगा, एक कोड तो मुझे रखना पड़ेगा भाई, डेली नए नए कपड़े कहाँ से लाऊंगा मैं। तो इसलिए एक कोड रखना पड़ेगा मुझे। नहीं, उससे क्या है देखो, वो एक अलग बात है, कपड़े तो हैं, बदल के भी पहन लूंगा। बात क्या होता है कि एक यूनिफॉर्म में आदमी रहे ना, एक कोड में आदमी रहे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं डेली ड्रेस चेंज कर करके आऊँगा तो वो थोड़ा सा अटपटा लगता है। मैं देख रहा हूँ अपनी टी शर्ट प्रिंट करा लूँगा और फिर कंटिन्यू आपके सामने रहूँगा, है ना। तो ये यूं करा। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय मानसून आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है ना। आपके दिमाग में यही रहेगा ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं भारतीय मानसून के बारे में, ऐसा है क्या इस मानसून में जो हमें पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि मानसून आपको लगता होगा केवल वर्षा है, आपको ऐसा लग रहा हो ना केवल बारिश है, नहीं, ये बारिश नहीं है, ये भारत के एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है। आप समझ रहे हो, एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है, उसके साथ साथ आपको पता होगा इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि मान लो एक सीजन में बारिश कम हुई तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा। मान लो एक समय में जो मानसून है वो कम आया, कमजोर हो गया, मानसून कमजोर हो गया तो क्या होगा, जो जो हमारी डिमांड है और सप्लाई है, उसकी चेन में क्या होगी, अवरुद्ध उत्पन्न होगा, यानी उसमें इशू आएगा। अब एग्रीकल्चर है, अब मानसून अच्छा नहीं आया, बारिश अच्छी नहीं हुई तो एग्रीकल्चर क्या होगा, नीचे की ओर चला जाएगा, डाउन हो जाएगा एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर डाउन होगा तो क्या होगा भाई, कीमतों में क्या होगी, वृद्धि होगी। कीमतों में वृद्धि होगी तो क्या होगा, कीमतों में वृद्धि होगी तो क्या होगा, पूरी भारत की अर्थव्यवस्था क्या होगी, क्लैप्स कर जाएगी। पूरी अर्थव्यवस्था क्या कर जाएगी, क्लैप्स कर जाएगी। समग्र आजीविका इससे क्या होगी, प्रभावित होगी। क्या होगी भाई, पूरी आजीविका इससे प्रभावित होगी। जब फूड प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आप खुद जानते हो ना कि पूरी आजीविका, आजीविका मतलब जो जीवन का साधन है, जो किसानों का जीवन का साधन है, वो पूरी तरह से क्या होगा, प्रभावित होगा। पूरी तरह से प्रभावित होगा या नहीं होगा, तो ये सारे टॉपिक एक दूसरे से मैटर करते हैं। अभी आपको लग रहा होगा मानसून एक छोटी सी घटना है, छोटी सी घटना नहीं है, ये पूरे भारत की इकोनॉमी को बदल के रख देती है। अरे एक साल अच्छे से मानसून ना आए ना तो पूरी की पूरी इकोनॉमी को हिला के रख देता है मानसून, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है। अब एक चीज समझना, अब एग्रीकल्चर में डाउन गया, है ना, एग्रीकल्चर में डाउन गया, वर्षा अच्छे से नहीं हुई, एग्रीकल्चर डाउन गया, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किसानों की आजीविका में कमी आएगी, यानी किसान क्या होगा, गरीब बनेगा। गरीब बनेगा या नहीं, किसान गरीब बनेगा। बेरोजगारी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ेगी। किसान गरीब बनता जा रहा है और ज्यादा गरीब बनता रहेगा तो गरीबी में बढ़ोतरी होगी और बेरोजगारी में भी बढ़ोतरी होगी। होगी या नहीं होगी। जब गरीबी और बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम रेट भी बढ़ने लगेगा। क्राइम रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। जब क्राइम रेट बढ़ेगा तो समस्या पूरे समाज में फैलने लगेगी। ये समझ रहे हो, ये सारे मुद्दे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहने को वो मानसून है लेकिन उसका प्रभाव आप देख लो पूरे भारतीय समाज से लेकर पूरी इकोनॉमी में, पूरी अर्थव्यवस्था में, पूरी आजीविका में, पूरी गरीबी में, हर चीज पर इसका प्रभाव पड़ता है। कभी सोचा है क्या मानसून इकोनॉमी में कैसे कनेक्ट हो जाएगा। अब पता लग रहा है ना, इकोनॉमी में, सोसाइटी में, है ना।
IR में कैसे कनेक्ट होगा? अब मानसून कई सालों से लगातार कमजोर चल रहा है, तो हम क्या होंगे, दोबारा से अन्य देशों पर क्या हो जाएंगे, निर्भर हो जाएंगे। हम खाने की आइटम क्या करेंगे, बाहर से मंगाएंगे। लगातार भारत का मानसून कमजोर होता रहा तो हम निर्भर हो जाएंगे अन्य देशों पर। आपने देखा होगा ना, प्याज पाकिस्तान से मंगाने पड़ते हैं कई बार प्याज की पैदावार नहीं होती तो पाकिस्तान से मंगाने पड़ते हैं ना। कहीं कहीं से आस पड़ोस के देशों से हमें कई चीजें मंगानी पड़ती है। तो ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, मानसून का प्रभाव और मानसून कैसे पूरे इंडिया को कंट्रोल करके रखता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, मानसून की विशेषता इसके आगमन, अवधि, तीव्रता और वितरण से होती है। अब इसको ध्यान से समझना, ये यूं कह रहा है मानसून की विशेषता, यानी मानसून जो अच्छा होगा बुरा होगा कैसा होगा कैसा नहीं, उसको जानने के लिए हमें इसके आगमन, यानी मानसून कब आ रहा है, देरी से आ रहा है या पहले आ रहा है। आप सभी को पता है 1 जून को आता है। कब आता है भाई मानसून, 1 जून को आता है ना, 1 जून को आता है। इसकी अवधि क्या है, यानी कितने समय तक रहेगा, अवधि क्या है, इसकी तीव्रता क्या है, कितनी तेजी से आ रहा है ना, और इसका वितरण से कैसे होती है, ये सभी भारत और विदेशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और रुचि का विषय बनाता है। लगभग 1 जून के आसपास रहता है और धीरे धीरे 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में फैल जाता है। पाकिस्तान में थोड़ा लेट जाता है ना। वो एनसीईआरटी की बुक आप देख लेना, वहां बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है, बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, अब इसको देख लेते हैं। भारतीय मानसून की तापीय अवधारणा, मतलब यही कह रहा है टेम्परेचर के आधार पर, है ना, तापीय के आधार पर, ताप यानी हीट के आधार पर भारत का मानसून किस तरीके से काम करता है। गुड मॉर्निंग प्रियंका गुप्ता, क्या बात है, इतना लेट कैसे? लेट मत हुआ करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अगर आप लोग लेट हो गए, इन टॉपिकों को समझना इतना आसान नहीं है। ये वो टॉपिक हैं जिनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो ये पूरा मुद्दा आपके हाथ से निकल जाएगा। ऊष्मीय सिद्धांत क्या होता है, यानी ऊष्मा का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है। ये थर्मल थ्योरी लिखा हुआ है, शायद ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। थोड़ा एक बार इसको चेक कर लेना, शायद गूगल ट्रांसलेट की वजह से ये इशू रहा होगा, है ना। ये गलत लिखा हुआ है। मानसून की उत्पत्ति में हैली का सिद्धांत, तो हैली के बारे में आपको जानना नहीं है ना, ये पेपर में पूछा जाएगा। मतलब इन्होंने सिद्धांत दिया है तो इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना, बस ये समझना भारतीय मानसून पर हैली ने जो बताया उसके अनुसार हम पढ़ेंगे। जब सूर्य का स्पष्ट रूप से उत्तर की ओर गति करता है। आप समझ रहे हो, पूरा टॉपिक आपको समझ में आ रहा है या नहीं, पहले तो एक बार मुझे बताओ। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? फिर ये जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। पहले मुझे एक बार कम, अच्छा गौतम आ गया क्या? गौतम, आज आपको पता लगा ना, ये वाला टॉपिक मैंने समझाया कैसे मानसून का प्रभाव पूरे एग्रीकल्चर में पड़ता है। समझ में आया ना, पूरे एग्रीकल्चर पर ये वाला टॉपिक। मानसून का प्रभाव पूरे एग्रीकल्चर पर पड़ता है, अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका में। गौतम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गौतम एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा है ना। तो अब यहाँ से हमारा जबरदस्त टॉपिक शुरू हो रहा है। इसको समझना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको नहीं समझा तो ये समझ लो फिर कुछ नहीं समझा, है ना। इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी देखता हूँ, एक एनसीईआरटी का मैप है, मैं देखता हूँ, अगर मुझे मिल गया तो, अगर मुझे मिल गया तो मैं उसको आपको समझाऊंगा, नहीं तो फिर मैं इसी टॉपिक को लेकर चलूंगा। पार्ट 2 में देखता हूँ क्या है पार्ट 2 में। अच्छा, मूल सिद्धांत वाला है। अभी इसमें देख रहा हूँ, अगर इसमें मिल गया तो मैं आपको इससे समझा दूंगा, नहीं तो मुझे वैसे ही समझाना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो एनसीईआरटी में आप देख रहे हो ना, कितने बढ़िया तरीके से ग्राफ बनाया हुआ है। तो एनसीईआरटी ग्राफ को फॉलो करती है तो आप क्यों नहीं करोगे, है ना। तो आपको फॉलो करना चाहिए।
अभी मैं देख रहा हूँ, एक मैप की तलाश में हूँ मैं, अगर वो मिल गया तो मैं आपको अभी समझा दूंगा, पूरा का पूरा भारत का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा दूंगा। मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पर है वो, पता नहीं इसी टॉपिक में है या दूसरे में है, अभी मैं चेक कर रहा हूँ। अगर मुझे मिल गया तो मैं अभी बता दूंगा। ये कौन सा है, वो आकृति वाला है, ये वाला तो नहीं है। एक सेकंड के लिए रुकना, बस मैं देख लूँ, क्योंकि उससे मैं ना थोड़ा अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। ये आ गया जलवायु, तो इस वाले टॉपिक में शायद मिल जाए वो, इसको देख लेता हूँ। ये देखो यहाँ दे रखा है, इसको ध्यान से देखो। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यही वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यही वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसको देखते हैं क्या है ये टॉपिक और किस तरीके से हमें इसमें काम करना है। ठीक है, ये कह रहा है सौर विकिरण तथा ऊष्मा। ये क्या कह रहा है, सौर विकिरण तथा ऊष्मा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में अभी चर्चा कर लेते हैं। एनसीईआरटी में दे रखा, बहुत अच्छे से दे रखा है, इसको आप पढ़ लेंगे। अभी देख रहा है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वाला मैप मैं ढूंढ रहा था, ये वाला मैप मुझे मिल गया है। तो यही वाला मैप मैं आपके लिए ढूंढ रहा था, ये मुझे मिल गया है, ये वाला मैप। तो इसको देखेंगे, ये देखो क्या कह रहा है, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर वाला। अब देखो 22 दिसंबर को क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 22 दिसंबर को जो सूर्य होता है वो पूरी तरह से उत्तर की ओर होता है ना, नॉर्थ साइड की ओर। गलत बोल दिया क्या मैंने, 22 मार्च को होता है शायद, 22 मार्च को होता है शायद, मुझसे मिस्टेक हो गई। मैंने निकाल लिया है, अभी मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, फिर मैप से समझाऊंगा। पहले मैं यहाँ से समझा दूँ, फिर आपको पूरे मैप से समझाऊंगा। ऊष्मीय सिद्धांत क्या होता है ना, हैली का सिद्धांत के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति हुई और कैसे हुई, इसको अच्छे से समझ लेना। अब मानसून पर, इस पर क्या होता है, दो प्रकार के मुख्य कारक होते हैं। एक तो भारतीय उपमहाद्वीप में निकटवर्ती समुद्रों का विशालाकार, आप सभी जानते हैं कि भारत के यहाँ पर समुद्र है, तो ये भी क्या करते हैं, भारत के मानसून को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और दूसरा क्या है, हिमालय की ऊंचाई। तो आप सभी जानते हैं हिमालय की जो हाइट होती है ना, वो भी भारत के पूरे मानसून को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो दो चीजें भारत के मानसून को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करती है। एक तो आप सभी जानते हैं समुद्र, और दूसरा क्या है, हिमालय। समझ में आया, समुद्र और हिमालय। तो अब चलते हैं इसकी उत्पत्ति और सिद्धांत को समझने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी मैं आपको समझा रहा हूं। 22 मार्च को, 22 मार्च को, वो 22 दिसंबर लिखा हुआ था, 22 मार्च के आसपास सूर्य, सूर्य उत्तर की ओर होता है। इस बात को समझ रहे हो, दोबारा से पढ़ाता हूं, एक बार मैप पे जाता हूं, मैप पे जाकर आपको समझाता हूं। देखो 22 मार्च को क्या होता है, जो सूर्य होता है वो उत्तर की ओर होता है। सूर्य क्या होता है, उत्तर की ओर होता है। इसको देखो पहले, इस मैप को आपको समझ में आ रहा है। एक तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि 23 डिग्री जो अर्थ है वो झुकी हुई है, तो अर्थ जो होती है ना वो इस तरह से रोटेट करती है। आप देख रहे हो सूर्य जो है वो इधर से किरण आ रही है सूर्य की, है ना। तो ये 23 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री झुका हुआ, तो अर्थ एक साल में ऐसे रोटेट करती है, फिर एक साल में ऐसे रोटेट करती है। तो इसी के कारण क्या होता है, पूरा का पूरा, पूरा मानसून आप देखेंगे, जितनी भी ऋतुएं आप फेस करते हैं, है ना, ग्रीष्म ऋतु, ये ऋतु, वो ऋतु, है ना, जितनी भी ऋतुएं, है ना, जो भी कुछ होता है वो 23 डिग्री झुकने की वजह से होता है। अब नॉर्थ पोल पे तो हमेशा क्या रहती है, बारिश ही रहती है। नॉर्थ पोल पे हमेशा बारिश रहती है, तो इसीलिए 6 महीने नॉर्थ पोल पे दिन रहता है और 6 महीने नॉर्थ पोल पे रातें रहती हैं। उसका कारण क्या है, 23 डिग्री का झुका होना। और 23 डिग्री झुका ना होता
तो शायद मानसून की जो जितनी भी प्रक्रिया है वो अर्थ पर नहीं होती। और ये 23 डिग्री पे रोटेट नहीं करता, 23 डिग्री पे अगर झुका ना होता, ये 23 डिग्री ऐसे झुकती है अर्थ, फिर सीधी हो जाती है, फिर 23 डिग्री रुकती है, फिर सीधी हो जाती है। तो ये क्या है, ये चलता रहता है। और इसी की वजह से क्या होता है, पूरा मानसून प्रभावित होते हैं। इसी की वजह से पूरे अर्थ पर जो हवाओं की दिशा बदलती है, उसका सबसे प्रमुख कारण होता है अर्थ का 23 डिग्री झुके होना। समझ में आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? एक बार मुझे कमेंट करके बता दो भाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप इसमें देख रहे होंगे, एक तो कर्क रेखा आपको दिख रही होगी, एक मकर रेखा जिसको कैंसर बोलते हैं। दिख रही है या नहीं दिख रही है? सबको दिख रही है ना? बस यही आपको देख रहा है इसमें। अभी मैं पूरे इसको अच्छे से समझाऊंगा किस तरीके से आपको इसको समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो 22 मार्च को क्या होता है, अब ये अर्थ देखना, अभी बना देता हूं मैं, 1 मिनट रुको। ये क्या है, ये अर्थ है, और ये क्या है। अब देखो 22 मार्च को क्या होता है, अब ये देखना, ये ऐसे, ये तो कैंसर हो गई, ये मकर रेखा हो गई, मकर, और ये हो गई कर्क रेखा। तो सॉरी, कर्क नीचे होती है शायद। आप ऐसे समझो, ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री है। इसको समझना, जब सन नॉर्थ की तरफ होता है, ये क्या नॉर्थ, ये नॉर्थ है, और ये क्या साउथ। जब सन उत्तर की तरफ होता है तो यहां पर क्या होता है, इस डेट को क्या होता है, 22 मार्च होती है। इसको समझना, ये क्या होती है, 22 मार्च होती है। तो ये क्या होता है, जब 22 मार्च के आसपास सूर्य उत्तर की ओर होता है, यानी कि अभी 22 मार्च नहीं आया, तो यानी सूर्य अभी कहाँ है, दक्षिण की तरफ है। तो 22 मार्च को सूर्य क्या होता है, उत्तर की तरफ आने लगता है, शुरू होता है। जिससे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य का विकिरण में वृद्धि होती है। अरे वो तो ठीक है सोम, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन अभी इसके बारे में नहीं जान रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको काट दिया। वो तो मुझे भी पता है, मैं अभी इसके बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल भारत के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा रहा हूँ। जब मैं वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, तब मुझे इसके बारे में बताना पड़ेगा। अभी केवल भारत पे फोकस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं केवल भारत के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। जब वर्ल्ड के बारे में पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको कर्क मर्क जो भी होता है सब आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी इतने बड़े कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने लगूंगा, बहुत लंबा समय लगेगा, है ना। केवल हम भारत पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए मैं केवल भारत को लेकर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, 22 मार्च को क्या होगा, उत्तर में हो गया सूर्य, है ना। अब आगे क्या कह रहा है, तो इसका क्या होता है, अब उत्तरायण में सूर्य होगा, यानी नॉर्थ साइड में अगर सूर्य होगा, तो क्या होगा, इसका तीव्र ताप आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, तीव्र ताप मिलेगा ना, ये आपको समझ में आया। ये 0, यहां पर अगर सूर्य होगा, तो यहां पर सूर्य की जो एनर्जी है, जो ताप है, जो हीट है, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहां पर क्या होगी, कम होगी। सूर्य की हीट की बात कर रहा हूं, गर्मी की बात कर रहा हूं। सूर्य की हीट कहाँ होगी, नॉर्थ साइड में ज्यादा होगी, है ना। अब आप समझना इस बात को। अब मैंने एक चीज और आपको समझाई है, किसी को याद है, जब टेम्परेचर टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, जल्दी बताइए मुझे कमेंट करके। टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा, एयर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, जल्दी बताइए। लो होगा, हाई होगा, कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट ही देख रहा हूं। देखते हैं कितने लोग इसका रिप्लाई करते हैं।
दिया कह रही है कम, हर्ष कह रहा है ज्यादा। बहुत बढ़िया। नहीं कल्पना, लो प्रेशर होगा। जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर क्या होता है, लो होता है। लो प्रेशर होगा यानी प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा जब टेम्परेचर हाई होता है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो लो प्रेशर होता है। जब टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। समझ में आया? तो अब आपको ये बात समझ जानी चाहिए, जब उत्तर भारत में सूर्य होगा, यानी कि उत्तर भारत की ओर सूर्य होगा, तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा कि प्रेशर लो होगा। जब प्रेशर लो होता है तो आपको सभी को पता है, जब प्रेशर लो होगा तो हवा ऊपर की ओर उठेगी। हवा ऊपर की ओर उठेगी या नहीं उठेगी? हमेशा हवा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ भागती है, यह आपको पता है ना। तो हवा क्या होगी, ऊपर की ओर उठने लगेगी। ऐसे हवा ऊपर की ओर उठ रही है, ऐसे ऊपर उठेगी क्योंकि लो प्रेशर है। आपने देखा होगा, आपने चाय बनाई, नीचे से आपने हीट दी चाय के ऊपर, और ऊपर से क्या है, भाप निकलने लगती है। ऐसे भाप निकलती है ना, सबने देखा है ना। तो ऐसे ही क्या होगा, अब टेम्परेचर बदल रहा है, अब सूर्य उत्तर की तरफ जा रहा है, तो वहां पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। जब लो प्रेशर बनेगा तो हवा क्या करेगी, ऊपर की ओर उठेगी। ऊपर की ओर उठ रही है, हवा क्या है, ऊपर की ओर उठ रही है, ऐसे ऊपर उठ रही है ना, ऊपर की ओर उठेगी। जब हवा ऊपर की ओर उठेगी तो भाई जो खाली स्थान यहां पर रह जाएगा, अब ये हवा तो ऊपर उठ रही है, तो यहां पर स्पेस बचेगा ना, तो यहां पर भी तो कोई ना कोई हवा आएगी ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर की हवा इधर आने लगती है। क्या आने लगती है, हाई प्रेशर की हवा आने लगती है। और वो हवा कहां से आएगी, आप जल्दी से बताओ, वो हवा कहां से आएगी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। हवा ऊपर उठ रही है तो भाई उस हवा को नीचे भरने के लिए दूसरी हवा भी तो आएगी ना। उस हवा को क्या बोलते हैं, मानसूनी हवा। उस हवा को क्या बोलते हैं, मानसूनी हवा। इसी कारण आप देखेंगे कि गर्मियों के समय में वर्षा ऋतु आती है, आपने देखा होगा ना, अगस्त के आसपास आती है। वो चलती उसी समय है ना, वो स्टार्ट वहीं से होती है, लेकिन आने में भी तो समय लगता है ना, आने में भी तो समय समय लगता है ना। अब इसको ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में विशाल उत्तरी मैदान है, निकटवर्ती उच्च भूमि है, सहित सौर विकिरण की उच्च घटना के कारण तीव्र ताप का अनुभव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, कम दाब वाली पेटी का निर्माण होता है, यानी कि क्या होता है, लो प्रेशर बनता है। भारत में क्या होता है, आप देखेंगे, ये मैप के माध्यम से आपको बता दूं कि ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जो पहाड़ी एरिया है, ये पहाड़ है, तो यहां पर क्या होता है, लो प्रेशर बनता है। इसको क्या बोलते हैं, लो प्रेशर। लो प्रेशर, लो प्रेशर बन रहा है, तो यहां से हवा क्या होती है, ऊपर की ओर उठने लगती है। तो यहां से हवा, जब ये हवा ऊपर उठेगी, नॉर्थ साइड में हवा ऊपर उठेगी, तो क्या होगा, ये हवाएं इस हवा को भरने के लिए आगे बढ़ने लगती है, और इसी को क्या बोलते हैं, मानसून आ गया। लेकिन एक्चुअल में उत्तर भारत में लो प्रेशर बनता है, जिसके कारण क्या होता है, हवा ऊपर की ओर उठने लगती है, और साउथ की हवा इस तरफ आगे बढ़ने लगती है। इसी को बोलते हैं मानसून आ गया। क्या बोलते हैं भाई, मानसून आ गया। समझ में आया या नहीं आया? अभी आपको नहीं आया होगा तो बता देना यार, बड़ी मेहनत से समझा रहा हूं। समझ में आ रहा है सबको, नहीं? भाई जिसको भी नहीं आ रहा है मुझे कमेंट करके बता दो, नहीं तो इतनी मेहनत मेरी सारी बेकार चली जाएगी।
नहीं आ रहा है तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, विशाल निम्न दाब पेटी। अब आपको मैंने बता दिया उत्तर में क्या होगा, लो प्रेशर की पेटी बनेगी। ये लो प्रेशर की पेटी बन रही है, लो प्रेशर। अब क्या होगा, निम्न दाब पेटी उत्तर पश्चिम पंजाब के मैदान से लेकर पूर्वी बंगाल तक एक डेल्टा तक फैली हुई है। मैंने आपको बताया ना, ये वाली जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ये पंजाब से लेकर कहां, बंगाल तक। मैंने आपको बना के दिखाई ना, ये पंजाब है, पंजाब, और ये क्या है, बंगाल। ये क्या है, बंगाल। तो यहां पर क्या होता है, कम दाब की एक चुंबक के रूप में कार्य करता है, जो शून्य को भरने के लिए आसपास के वायु से वायु द्रव्यमान को क्या करता है, खींचता है। आपको समझ में आ रहा है, यही मैं अभी आपको समझा रहा था। ये क्या, लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर बनने का मतलब है हवा ऊपर की ओर उठ रही है। जब हवा ऊपर की ओर उठ रही है तो इस हवा को भरने के लिए, अब यहां से तो हवा खाली हो गई, इस हवा को भरने के लिए हवा ऐसे कहाँ आएगी, उधर से हवा आने लगेगी। इस हवा को भरेगी या नहीं भरेगी, ऊपर तो हिमालय है, ऊपर तो हिमालय है। अभी आपने देखा होगा ना, ऊपर तो हिमालय है, यहाँ तो हिमालय है, तो यहां से हवा कम आती है। तो सारी की सारी हवा कहां से आएगी, साउथ की तरफ से आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहां से यह हवा तो ऊपर उठ रही है ना, यह हवा ऊपर उठेगी। तो इस हवा को भरने के लिए साउथ से हवा आने लगेगी। जो साउथ से हवा आएगी उसी को क्या कहा जाएगा, मानसून कहा जाएगा। तो ये यूं कह रहा है, जो ये शून्य बचेगा, जो हवा ये ऊपर उठेगी, इस शून्य को भरने के लिए क्या, हवा साउथ से आने लगेगी, जिसको क्या कहा जाएगा, मानसून। अब क्या कह रहा है, वायु द्रव्यमान का यह प्रभाव निम्न दाब वाली प्रणाली हिंद महासागर अरब सागर से आने वाली नमी भरे वायु द्रव्यमान से प्रेरित होती है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की शुरुआत होती है। समझ में आया। अब मानसून किस तरफ बढ़ रहा, उत्तर भारत की ओर। भाई कोई मुझे बता ही नहीं पा रहा है, क्या कल्पना। भाई कोई तो हाँ ना में जवाब दिया करो ना। समझ में आ रहा है अच्छे से, लो प्रेशर आपको समझ में आया या नहीं आया, या सबसे पहले वर्ल्ड के बारे में आपको बताऊं। कई लोग तो शांत बैठे हैं, उनको ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं क्या समझा रहा हूं। चलो समझ में आ रहा है, उम्मीद तो यही है। नहीं आएगा मुझे कमेंट करके बता देना, नहीं आएगा मैं दोबारा बता दूंगा। लेकिन ये टॉपिक आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक जो आप लो प्रेशर आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये लो प्रेशर जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पूरे भारत की इकोनॉमी को प्रभावित करता है। इकोनॉमी को, पॉलिटी को, है ना, सब चीज को, सब चीज को प्रभावित करेगा। अच्छा, मेरे पास कमेंट लेट पहुंचते हैं, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आया ना अच्छे से। अब भारतीय मानसून की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया साउथ से हवा किधर चल रही है, नॉर्थ की तरफ, और क्यों चल रही है, क्योंकि ऊपर क्या बना हुआ है, लो प्रेशर बना हुआ है। ये हवा, जैसे ये हवा ऊपर उठ रही है ना, ये हवा अगर ऊपर उठ रही है, देखो ऐसे होता है, अगर कोई हवा ऊपर उठ रही है ना, ऐसे ऊपर उठ रही है हवा, क्योंकि यहां पर क्या है, लो प्रेशर है। हवा क्या हो रही है, गर्म हो रही है। हवा क्या हो रही है, यहां पर गर्म हो रही है। तो आपको इतना तो पता है भाई, हवा जब गर्म होगी तो ऊपर की ओर उठेगी। जब हवा ऊपर की ओर उठ रही है तो यहाँ पर जो हवा यहाँ से गायब हो रही है ना, जब यहाँ से हवा गायब होगी तो इस हवा क्षेत्र को भरने के लिए कहीं और से भी तो हवा आएगी। तो ये हवा कहीं और से आ रही है, और जो ये हवा का पैटर्न चलेगा, ये गोल गोल चलेगा, फिर ये हवा ऊपर जाएगी और फिर ये ऐसे घुल जाएगी। ये हवा फिर ऐसे चलने लगेगी। ये हवा कैसे, ऐसे चलने लगेगी।
ये पूरा राउंड यानी पूरा साइकिल बना देगी। ये हवा ऐसे चलेगी, पूरा ऐसे रोटेट करके ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। ये हवा ऐसे ही पैटर्न चलता है, इस हवा का पैटर्न ऐसे ही चलता है जैसे सूर्य की किरणें दक्षिण की ओर जाने लगेगी, है ना। सूर्य अभी कहाँ है, नॉर्थ की तरफ है। तो ये दाब पेटी, जो लो दाब पेटी है, ये खिसकती रहती है, ये फिर धीरे धीरे नीचे जाएगी। तो सेम प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, सेम प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है, सेम प्रोसेस। तो पूरा का पूरा आपको मानसून इसी में देखने मिलेगा। सर एग्जाम्पल के लिए, अच्छा इमेज अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, भारतीय मानसून समुद्र तथा भूमि के विभेदक ताप पर निर्भर करता है, लेकिन अकेले यह मानसून संचालन की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। इसके अलावा निम्नलिखित अवधारणाओं पर निर्भर करता है। अब यूं कह रहा है केवल यही नहीं, और भी कोई कारण है। अभी देख लेते हैं क्या बता रहा है मानसून की उत्पत्ति। अब जो सबसे प्रमुख कारण है ना, अब ये तो मैंने आपको समझा दिया पूरा का पूरा, है ना। लो प्रेशर का पूरा आपको समझा दिया। अब शुरू होता है जेट स्ट्रीम। कौन कौन जानता है जेट स्ट्रीम के बारे में? अब जेट स्ट्रीम शुरू हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, उप उपोषण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम धाराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। लगता है लास्ट ईयर में, अभी कुछ सालों में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ऊपरी शोभ मंडल में, अब आप सभी को पता है शोभ मंडल क्या होता है, शोभ मंडल वगैरह ये तो आप सभी को पता होगा ना, इसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है। की स्थिति में उष्ण कटिबंधीय जेट जेट स्ट्रीम यानी जेट धाराएं मानसून पूर्व अवधि के दौरान क्या करती है, मानसूनी हवा को उत्तर की ओर गति को क्या करती है, बाधित कर सकती है। जैसे ही कमजोर होता है तो जब मानसून कमजोर होता है तो क्या होता है, उत्तर की ओर बढ़ता है तथा मानसून की शुरुआत में अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करती है, जिससे मानसून की बारिश के शीघ्र आगमन में सहायता मिलती है। तो जेट स्ट्रीम का जो रोल होता है ना, जेट स्ट्रीम का अभी मैंने आपको बुक में दिखा रहा था ना जेट स्ट्रीम के बारे में। एक मिनट रुकिएगा, अभी मैं कौन सी बुक में आपको एनसीईआरटी में आपको समझा रहा था ना जेट स्ट्रीम के बारे में, शायद यही थी। इसको अच्छे से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ जेट स्ट्रीम के बारे में इसमें लिखा था, पता नहीं दूसरी में था शायद, शायद यही लिखा था जेट स्ट्रीम के बारे में। जो ऋतुएं, जितनी भी ऋतुएं आती हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है। शायद मिसिंग है जेट स्ट्रीम के बारे में। इसमें एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से जेट स्ट्रीम के बारे में बताया गया है। अगर आपको जानना हो तो डिटेल में यहाँ पर जान लेना। जेट स्ट्रीम क्या होती है, एक ऊपर हाइट पे हवाओं का क्या होता है, पूरा का पूरा हवाएं चलती हैं और जिनकी स्पीड बहुत अधिक होती है। जेट स्ट्रीम की स्पीड जो होती है बहुत हाई लेवल की होती है। अच्छा यह सब 2018 में पूछा था मेंस में जेट स्ट्रीम का। अच्छा पूछा है ना गौतम? हाँ मुझे पता है पूछा है। अच्छा सोम क्या हो गया, ज्यादा जल्दी हो गई क्या? अच्छा टाइम अभी कहाँ हुआ है भाई सोम, अभी तो टाइम ही क्या हुआ है, अभी तो जेट स्ट्रीम का टॉपिक चल रहा है। अभी तो रह रही है भाई, जेट स्ट्रीम तो रह ही गया, तिब्बत रह गया, अनलीलो रह गया, उसके बाद कहीं खत्म होगी। जेट स्ट्रीम को लेकर या तो मैं अलग से आपको बता दूंगा, नहीं तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लेना। जेट स्ट्रीम क्या करती है, मानसून को क्या करती है, मानसून को प्रभावित करती है जेट स्ट्रीम। बस ये याद रखना, ज्यादा आप घुसोगे पहली वाली एनसीईआरटी में है। अच्छा पहली वाली में है,
कोई नहीं इस वाली में, दोनों में ये होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा। जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है ना, फर्स्ट वाली पार्ट 1, उसमें बहुत अच्छे से इसको बताया गया है। वो तो मुझे भी पता है लेकिन ढूंढना पड़ेगा, वो आप देख लेना, मैंने आपको पहले ही बता दिया एनसीईआरटी के बारे में। उष्णकटिबंधीय पूर्वी धारा, अब देखो पश्चिमी धारा पूर्वी धारा है ना, ये जेट स्ट्रीम चलती है जिसमें दक्षिणी पश्चिम मानसून को उष्णकटिबंधीय धाराओं से जुड़ा हुआ है, जो क्या करता है, एक मिनट पेन ले ली, बगैर पेन के है ना मजा नहीं आता पढ़ाने में। जुड़ा हुआ है जो क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर 8 डिग्री और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में क्या करती है, बहती है। कौन सी डिग्री पे चलती है ये, 8 डिग्री और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में चलती है जेट स्ट्रीम, है ना, इसको याद रखना। और ये पूरे मानसून को क्या करती है, प्रभावित करती है। यह धारा बंगाल की खाड़ी से अरब सागर के उष्णकटिबंधीय दबावों को भारत की ओर निर्देशित करती है, जो मानसूनी वर्षा में क्या करता है, योगदान करता है, और इन दबावों के मार्ग से उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों के अनुरूप है। यानी कि इसी के कारण क्या होती है, पूरी वर्षा हमारे भारत में होती है। जेट स्ट्रीम का बहुत बड़ा रोल होता है भारतीय मानसून पर, इसको हमेशा याद रखना, जेट स्ट्रीम का बहुत बड़ा रोल होता है भारतीय मानसून पर। और ये पीटी में भी पूछ लेगा, पीटी में आपसे पूछ लेगा जेट स्ट्रीम के बारे में। पीटी में और मेंस में तो क्वेश्चन पूछा गया, मुझे याद नहीं है, शायद 2018 में, 18 या 2017 में पूछा गया होगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन पूछा गया है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, शायद 2018 में पूछा गया होगा, एक मिनट रुकिएगा, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता होगा कोई फायदा नहीं मेरा पढ़ाने का। फिर देखता हूँ कब दे रखा है ये क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा, अभी देख लेते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन लगा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। इसमें नहीं है, हो सकता है दूसरे क्वेश्चन पेपर में हो, मैं कंफर्म नहीं हूँ इसको लेकर कब आया था, लेकिन ये कंफर्म है क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। हो सकता है 2017 में, और 2017 का पेपर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं 2017 के पेपर में आपको दिखाता किस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अभी देख लेता हूँ, शायद इसमें मिल जाए। एक मिनट आप भी देखते रहना, मेरे को मिल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, आप भी देखते रहो। इसमें भी नहीं है। हाँ आप भेज दो, ग्रुप में भेज दो, ग्रुप में भेजो जल्दी सुमित, मैं चेक कर लूँगा, ग्रुप में आप भेज दो, मैं अभी क्लास में चेक कर लूँगा कौन सा क्वेश्चन है, फटाफट मुझे भेज दो। भेजा है क्या आपने, भेजा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, भेज दिया क्या आपने। जल्दी भेजो, अभी देखता हूँ। ये क्वेश्चन आया हुआ मुझे याद है, मुझे बस थोड़ा कंफर्म नहीं हो रहा कब आया है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन है ना, कई बार याद नहीं रहते हैं कब आया कब नहीं। जेट स्ट्रीम पे बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, शायद 2017 में आया होगा, फिर 2017 का पेपर मेरे पास है नहीं। देख लेता हूँ, क्वेश्चन तो आया है इतना तो मुझे पता है, या मुझसे मिसिंग हो रहा है, एक मिनट में देख लेता हूँ।
आप इतने क्वेश्चन भेज दो, मैं देख लूंगा, ठीक है। सुमित जल्दी भेजो। शायद मिसिंग हो रहा है, 2017 में होगा। कंफर्म नहीं हूं मैं, आया है क्वेश्चन इतना तो मुझे पता है, जब भी मैं आपको करा रहा हूँ। क्योंकि जेट स्ट्रीम है ना, बीच बीच में आता है, ज्यादातर क्वेश्चन मानसून पर रहते हैं, और मानसून के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन वही रहते हैं मानसून वगैरह पर। जेट स्ट्रीम पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन प्रभावित करता है। मानसून पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको जेट स्ट्रीम के बारे में लिखना पड़ेगा। वो डायरेक्ट नहीं आएगा, इनडायरेक्टली तरीके से आपसे पूछेगा क्वेश्चन। भेजा नहीं भाई सुमेर, मैं आप ही का वेट कर रहा हूँ। नहीं है, अभी तो नहीं है, मुझे नहीं मिला है। वो मेरे पास है नहीं ना, 2017 का मैंने डाउनलोड नहीं कर रखा है, तो वो मेरे पास है नहीं। जल्दी भेजो भेजो सुमित, जल्दी भेजो। अरे ये तो कुछ और भेज दिया, मुझे लगा ज्योग्राफी का भेजोगे। ये तो आप मुझे भेज दो, ये तो बाद में समझा दूंगा। मुझे लगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन भेज रहे हो। मैं इसलिए वेट कर रहा था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा। ये तो दूसरा क्वेश्चन है। इथिक्स का है क्या ये? इथिक्स का है क्या? ये तो दूसरा क्वेश्चन है ना, मुझे लगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप भेज रहे हो। सर मैंने पेपर में 150 वर्ड में पेज लिमिट रहती है, कितने पेज? वो तो रोली आपकी राइटिंग पर निर्भर करता है, आपकी राइटिंग, आप पतला लिखते हैं, मोटा लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, वो राइटिंग पे प्रभावित करता है, ठीक है। अच्छा एथिक्स का है ना ये, कोई बात नहीं, ये मैं आपको बता दूंगा अभी, क्योंकि मुझे लगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन आप भेज रहे हो। तो हमारी यहाँ तक हमारी क्लास हो गई है ना। ये वाला टॉपिक हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी समय हो रहा है पूरा, और फिर आपको होगी दिक्कत। तो इसलिए अभी 2 बजे हम लोग मिलेंगे। तो ये वाला टॉपिक जो जेट स्ट्रीम वाला टॉपिक है, ये मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास पे। नेक्स्ट क्लास में जेट स्ट्रीम आपको समझा दूंगा, इतने आप अपनी बुक से पढ़कर आना, ठीक है। आप लोग पढ़कर आना घर से, ये वाला टॉपिक आपका गलत नहीं होना चाहिए। बैक टू बैक यहाँ से पीटी पे क्वेश्चन मिलेंगे, और मेंस में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। डायरेक्ट नहीं आता है, इनडायरेक्टली तरीके से वो मानसून के बारे में आपसे पूछेगा। नहीं भी पूछेगा तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, इनडायरेक्टली पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा जरूर, ठीक है। तो ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, 2 बजे मिलेंगे। 2 बजे आप सभी के आंसर भी मुझे चेक करने हैं, 2 PM वाली क्लास में 2 बजे मिलेंगे। और हिस्ट्री का ABCD भी करेंगे, ABCD भी कर लेंगे, और आपके आंसर भी चेक कर लेंगे। कल वाले क्वेश्चन का वर्ड लिमिट 150 वर्ड है, 150 शब्दों में आपको लिखना है। देखते हैं कितने लोग लिख पाते हैं, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें।